तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा जो गाइस चैप्टर का नाम है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दो जो नेचर होते हैं, लाइट के दो नेचर होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। एक हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था, ठीक है, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था, या पोलराइजेशन का फिनोमिना पढ़ा था। पोलराइजेशन का फिनोमिना पढ़ा था। तो ये जो होते हैं, इनमें अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है या पोलराइजेशन हो रहा है तो लाइट किसकी तरह बिहेव करती थी? एज अ वेव बिहेव करती थी। और हमने और भी काफी कुछ पढ़ा है, जैसे क्वांटम इफेक्ट आपके आगे चल के आएगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, इसमें लाइट जो है वो वेव की तरह ट्रीट नहीं होती, इसमें लाइट जो है पार्टिकल की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। तो गाइस, जो अब हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का जो सबसे पहला जो फिनोमिना आता है वो आता है कि जो लाइट है वो स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनी है, और ईच जो बंडल होता है उसकी एनर्जी, ईच बंडल की एनर्जी को कहा जाता है फोटोन एनर्जी। कितना? फोटोन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोन एनर्जी ऑफ ईच बंडल। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एच म्यू अगर आपको पता है कि एनर्जी होती है, ये आपको बस याद रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में एच म्यू एज एनर्जी ही ट्रीट होगा। और एच म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा होता है गाइस, ये चीज। अब इसे पुट कर दीजिए तो E को आप लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा। तो मतलब फोटोन एनर्जी जो होती है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है। गाइस, आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है जी मोमेंटम का कंसेप्ट, कि एक लाइट है उसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम को हम T से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम का गाइस यहाँ पे सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है h बाय लैम्डा। क्या होता है? h बाय लैम्डा, जो कि मोमेंटम होता है। और जो आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट मास ऑफ लाइट क्या होता है, फोटोन क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन वो हमेशा जीरो होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगला इससे आगे बढ़ते हैं, और जो डायनेमिक मास होता है, डायनेमिक मास वो क्या होता है? उसके लिए गाइस, डायनेमिक मास के लिए हम चलते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी पे। आइंस्टाइन की थ्योरी का एनर्जी क्या होता था? आइंस्टाइन ने जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया था वो होता था जी E इज इक्वल टू mc², ठीक है। और हमने अभी फॉर्मूला एनर्जी का क्या पढ़ा था? दैट इज h म्यू। तो अब बस आप इक्वेट कीजिए, और यहां से मास क्या आएगा? मास इज इक्वल टू h म्यू बाय c²। तो ये यहाँ पे आपका जो मास है वो ही है डायनेमिक मास, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब गाइस बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से पहले तो आपको जानना जरूरी है कि एमिशन क्या होता है। एमिशन यार, अब ये मेटल है, ये मेरा मेटल है। अब इसमें मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे जी। अब इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो जो एनर्जी या जो फॉर्मूला या जो भी कंसेप्ट है उसे क्या कहेंगे? एमिशन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। अब ये काफी तरह के होते हैं गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता। पहला जो कंसेप्ट आता है वो होता है थर्मल इफेक्ट, जहां पे हम हीट देके निकाल देते हैं, मतलब हीट देंगे, हीट से जो है इलेक्ट्रॉन को मेटल से अलग करेंगे। दूसरा जो कंसेप्ट है वो आता है फील्ड देके, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे या मैग्नेटिक फील्ड देंगे ताकि मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। क्यों मुश्किल है इलेक्ट्रॉन से मेटल निकालना, पहले तो वो समझते हैं। अब मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा जी पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में
अट्रैक्शन होगी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, तो ये इसे ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ये अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हमारा फोर्स या जो हमें काम करना पड़ रहा है उसको मतलब जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो मतलब जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमें इसे तोड़ना है, ये क्योंकि इसे जाने नहीं दे रहा है। तो यही मेन मोटो है हमारा एमिशन से, ठीक है। अब हमारा जो मेन जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो यानी कि लाइट है, इसमें यहां से आप लाइट डालेंगे, लाइट आई और ये बहुत कोई लैम्डा से आई यानी कि कोई वेवलेंथ है, जो कि वेवलेंथ है तो एनर्जी होगी, इसमें एनर्जी है। अब ये एनर्जी इस पे आके पड़ी और ये इलेक्ट्रॉन को आउट कर गई, इलेक्ट्रॉन विल बी आउट। तो ये ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को आउट कर दे यानी कि मिनिमम एनर्जी। अब एक नया कंसेप्ट आ गया है, नोट डाल रहा हूं मैं यहां, नोट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि हमें रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन भी कहते हैं इसे, वर्क फंक्शन। तो यहीं से वर्क फंक्शन की आपकी डेफिनेशन भी आ गई है। तो ऐसी एनर्जी जो मिनिमम कम से कम एनर्जी हमें चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन बस आउट हो जाए मेटल से, वो एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दैट इज फाई, ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं उसे कई बुक्स में। तो आगे इसी को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं। अब ऐसी फ्रीक्वेंसी, जोन सी फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैं एक बार इरेज कर देगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन विल बी आउट, इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नोड से, ठीक है। और उसका अब वर्क फंक्शन और उसमें रिलेशन दे रहा हूं, वर्क फंक्शन इज फाई इज इक्वल टू एच म्यू नोड, दिस इज वर्क फंक्शन WF एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी TF, ठीक है। तो ये आपका वर्क फंक्शन का भी उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला डिराइव होकर के आ गया है। तो गाइस अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं Vs ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो Vs क्या है, Vs ऐसा पोटेंशियल है, इट इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल दैट is applied to an anode so that the photoelectric current at that point is zero, ठीक है। यानी कि ऐसा जो हम वोल्टेज अप्लाई करें, ताकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें जो कि एनोड पे अप्लाई करें, ताकि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें जीरो हो जाए, वही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, और वही एनर्जी इसके बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में। अब पोटेंशियल से याद आया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ी होगी, तो जो पोटेंशियल होता है अगर उसे हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो बस आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E होता है, तो यानी कि पोटेंशियल को अगर हम E से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि हाफ mv² इज इक्वल टू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये टर्म भी है, और यहां अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं।
अब मैं आपको जो इक्वेशन बताने जा रहा हूं वो काफी जरूरी इक्वेशन है, और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से वो इक्वेशन समझ आ जाएगी। यहां से 90 to 95% सीबीएसई से क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई वालों के लिए क्वेश्चन बनता है यहां से। तो हम इक्वेशन पे चलते हैं। क्या है इक्वेशन? पहले इक्वेशन को समझाने से पहले मैं आपके माइंडसेट में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये हमारा मेटल है, मेटल, ठीक है, उस पे हमने एक लाइट डाली जो कि लैम्डा फ्रीक्वेंसी से डाली, या कोई भी आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी या वेवलेंथ दी होगी, लैम्डा वेवलेंथ से डाली या म्यू फ्रीक्वेंसी से डाली, और वो इलेक्ट्रॉन को आउट कर ले गई, इलेक्ट्रॉन विल बी आउट। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट देखते हैं। अब लाइट आई, ठीक है, लाइट आई तो लाइट की एनर्जी भी होगी कुछ, एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होगी एनर्जी, या फिर एच म्यू लिख दीजिए या फिर एच सी बाय लैम्डा लिख दीजिए। तो इस एनर्जी से वो लाइट आई। अब उसे लाइट को, इलेक्ट्रॉन को आउट करना है, तो आउट करने के लिए जो मिनिमम जो एनर्जी उसे चाहिए वो कितनी होती है, वर्क फंक्शन है, वो अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से बना हुआ वो वर्क फंक्शन है। तो पहले तो वो आएगी एनर्जी और वर्क फंक्शन को ब्रेक करेगी, यानी कि उन्हें दूर करेगी। अगर वो दूर हो जाते हैं उसके बाद ही ये इलेक्ट्रॉन आउट आएगा। तो जो मेन है, यानी कि ये जो टोटल एनर्जी है जो आई, वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को तोड़ेगी पहले, प्लस अगर वो तोड़ जाती है वर्क फंक्शन को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव होगा। अगर मूव होगा तो उसमें कौन सी फोर्स आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका बस बन चुका है इक्वेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाई विच इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बस लिखिए, दिस इज एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, वर्क फंक्शन को हमने क्या लिखा था, किसकी टर्म्स में लिखा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा था, वी नोट की टर्म में। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आपको दूसरी इक्वेशन जो इसी को थोड़ा सा चेंज करके बन जाएगी, दैट इज ये वाली EVS। ठीक है, बस यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में आ गया। तो यहां से गाइस 90 to 95% सीबीएसई में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और देखिए, और अगर आपको लैम्डा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो बस आपको म्यू को c बाय लैम्डा पुट कर देना है, h c बाय लैम्डा रखेंगे। यहां पे भी लैम्डा की टर्म्स में आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे लगता है कि अब हो जाना चाहिए सोल्व। तो अब मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लेता हूं इसी पे, ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम गाइस एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं उसी इक्वेशन के ऊपर। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टाइप बता देता हूं, सोल्व मैं नहीं करके दिखाऊंगा, सोल्व आप खुद से कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक लाइट है, लाइट ऑफ वेवलेंथ मान लो कि 350 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन अ मेटल सच दैट द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल इज गिवन टू यू एज, कुछ भी दिया होगा वो हमें मान लो कि 400 दे दिया। अब वर्क फंक्शन एक एनर्जी है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे सकता है, जूल्स में भी दे सकता है, तो वो आपको आना चाहिए सोल्व करना। और बस आपको बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं। अब देखिए, आप लाइट की वेवलेंथ दे दी है, वेवलेंथ दे दी है तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा को भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 3 इंटू 10 की पावर नैनोमीटर है तो 9 आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एनर्जी आ गई, वर्क फंक्शन आपको जो दिया हुआ है ये जूल में आएगी आपकी, टोटल एनर्जी इज इन जूल। ठीक है, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। अब इफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है,
तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इफ टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। बट अगर नहीं होगा तो नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो गाइस अब हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स हर एक बच्चे के मन में एक मतलब डाउट होता है कि ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक ट्रिक देंगे जिससे आपको ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अब ये आई, ठीक है, तो अब ये आई है, ये वी है। तो अब देखिए मान लो कि ये 1 आई है, ये 2 आई है, ये 3 आई है। तो अब हमें देखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर उसका इफेक्ट क्या होगा। मान लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां है -Vs। अब देखिए जो इंटेंसिटी होता है वो करंट को तो इफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिटी विल इफेक्ट द करंट बट इट डजंट इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये कंसेप्ट होता है कि जो इंटेंसिटी है आपकी, इंटेंसिटी विल इफेक्ट करंट, करंट को इंटेंसिटी इफेक्ट करती है बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी कभी भी इफेक्ट नहीं करती। अगर काइनेटिक एनर्जी को मुझे ध्यान में है तो अभी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जी EVS, ठीक है, यही होता था। तो यानी कि VS पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं इसका। तो अगर VS पे इफेक्ट नहीं आया पर करंट पे तो इफेक्ट आ रहा है, तो यानी कि ये ऐसा जाएगा ग्राफ। ये अगर आई मान लो कि ऐसा, यहां से ऐसा, सो ऐसा कुछ ये ग्राफ जाएगा आपका। यहाँ पे मान लो कि 3 आई है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्राफ इस तरह से आपका जाएगा जहां पे VS आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप एक ग्राफ की भी अगर फोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम नए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अब हम नए ग्राफ की तरफ चलते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखने के लिए फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है हमें, ठीक है। तो ये आपका आई, दिस इज V, ये आ गया जी आई, ये आ गया V, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए मान लो कि यहां कहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल -Vs। तो अब देखिए, अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें। अब देखिए, अब मैं बस वही इक्वेशन को देखता हूं। इक्वेशन हमारी क्या थी, h म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैं फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा रहा हूं, यहां से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। वर्क फंक्शन एक मेटल का हमेशा कांस्टेंट रहता है, वर्क फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मेरे पास एक मेटल है A या आयरन है या कोई भी मेटल है, तो अगर उसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एंड जो अट्रैक्शन है वो उस मेटल के लिए कांस्टेंट ही रहने वाला है। चाहे आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, तो वर्क फंक्शन विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ही है ये। अब देखिए, अब मैं इसे बढ़ा रहा हूं, ये कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, दैट इज EVS, ठीक है, EVS है। तो EVS है, यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो VS विल बी इंक्रीजिंग। तो आप देखिए, अब बस ग्राफ ही ड्रॉ करना है, ये तो हुआ पड़ा है, यानी कि ये -2VS, ये -3VS। अब देखिए, अब इसमें करंट सेम रहेगा और ये VS के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यानी कि ये यहां आएगा, ये यहीं से आकर के यहां, ये यहीं से आकर के यहां, वेयर F μ2 और μ
1। ये μ1 के लिए है, ये μ2 के लिए है, ये μ3 के लिए है। ये कुछ भी हो सकता है, ये μ3 ले लीजिए या कुछ भी, मतलब ये ऐसा आपका ग्राफ आने वाला है। वो तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एक बार आपको थिंकिंग के लिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा। मैंने एक रफली ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है कि ये एक ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल की तरफ। तो अब अगर मैं मैटर को ही चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अब मैं जो ग्राफ है वो बना रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल के बीच में, Vs एंड V के बीच में। अब देखिए मेटल को चेंज किया, मेटल 1, मेटल 2, कुछ भी, ठीक है। हो सकता है कि उसका एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब वही इक्वेशन को एक बार दोहराते हैं, h mu इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी है। अब जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब फॉर्मूला से आएगा। अब देखिए अब इसमें वर्क फंक्शन दोनों का अलग है, वर्क फंक्शन दोनों का अगर अलग है तो आप देखिए एक मेटल यहां से अपना एडिशन शुरू करेगा, यहां से मतलब आएगा। एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं। मान लो कि ये 1 का है, ये 2 का है। अब गाइस देखिए मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी दी मैंने, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक वो जो है मतलब देखिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक उसका काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो होगा मेटल का। उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, जब वर्क फंक्शन से बड़ा हो जाएगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अगर तब तक अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देन द EVS विल बी जीरो। तो Vs आपका जीरो है, उसके बाद आपका Vs विल इंक्रीज। तो ऐसा ही यहां से यहां फिर इंक्रीज। अब मुझे नहीं पता कि मेटल 1 का वर्क फंक्शन ज्यादा है या मेटल 2 का, तो वो एक बार आपको समझाने के लिए सिर्फ रफली ग्राफ ड्रॉ किया गया है कि ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। एक मेटल 1 है, एक मेटल 2 है, तो ये आपका ग्राफ आ चुका है। तो होप करते हैं गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।